वेलकम टू एसपी समा क्लासेस। माई सेल्फ विनीता। तो आज की क्लास में हम नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 टेस्ट और करवा चुकी हूँ और आज हम टेस्ट नंबर 4 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इज, यानी कि शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि किसी इंसान के हम क्या उसके व्यक्तित्व के जो हम विकास करते हैं उसके बारे में। सेकेंड है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि उसकी बौद्धिकता के बारे का विकास। थर्ड है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये तीनों ही आंसर करेक्ट हो जाते हैं, जो कि है करेक्टर, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। क्योंकि किसी इंसान की एजुकेशन का मतलब सिर्फ उसकी किताबी ज्ञान से नहीं होता है, उसके सारे पक्षों को लेकर समाहित किया जाता है। इस वजह से करेक्टर, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल ये सभी से ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा हुआ है कि वूज एजुकेशनल थॉट्स वर मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय वेदांता। तो देखिए वेदांत फिलॉसफी जो ब्रह्म से रिलेटेड होती है, तो उसके हिसाब से किस विचारक के किसके विचार, किनके शिक्षक के विचार विवेकानंद की इससे इन्फ्लुएंस थे। तो पहला है विवेकानंद, सेकंड है गांधी जी, थर्ड है टैगोर और फोर्थ है औरबिंदो। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारा फर्स्ट हो जाता है विवेकानंद, वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो विवेकानंद जी के जो विचार थे वो वेदांत दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्स्टेकल हर्डल इन द नेशनल इंटीग्रेशन, कि राष्ट्र की संप्रभुता या कि राष्ट्र की एकता के लिए सबसे बड़ा रुकावट क्या होता है। यानी कि जब एक राष्ट्र की हम बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी उसके लिए। ठीक है, पहला है लिंग्विज्म, यानी कि भाषा की बात हो रही है। सेकंड है रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रीयवाद की बात हो रही है। थर्ड है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। और फोर्थ है कास्टिज्म, यानी कि जातीयवाद। तो देखिए भाषा हमारे देश के राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। रीजनलिज्म, क्षेत्रीयवाद, तो हमारे राष्ट्र में अलग अलग चीज़ें होती हैं, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब राष्ट्र है ना, राष्ट्र क्षेत्रीय से। बट कास्टिज्म है, जो जाति व्यवस्था जो आ जाती है हमारे कंट्री में, वो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए कहीं ना कहीं रुकावट का रोल खड़ा करती है, जो हम लोगों को आपस में बांटती है। और ये जो भेदभाव है हम लोगों में, ये हमें सबसे बड़ा रुकावट हमारे रूप में हमारे सामने आता है। इस वजह से क्वेश्चन में जो फोर्थ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, कास्टिज्म। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक शिक्षा के लिए सबसे मुख्य एजेंसी, यानी कि कौन से मुख्य कारक काम करेगा। पहला है फैमिली, यानी कि आपका परिवार। सेकंड है न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार। थर्ड है रेडियो और फोर्थ है टीवी। तो देखिए शिक्षा के लिए फैमिली का रोल होता है, बट हम अगर देखना चाहें हमें ध्यान से, तो एजुकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम यहाँ पे कोई रोल हो रहा है वो न्यूज़पेपर का हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी खबरें आती हैं, हम उसके अंदर बच्चों के इससे रिलेटेड हमारे एजुकेशन लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सब हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और यहाँ तक कि इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, ये इन सब के जरिए जो एजुकेशन है, जो हमें नॉलेज मिल रही है, वो बहुत अच्छे से होगी। रेडियो और टीवी में कहीं ना कहीं एक तरीके से होता है, बट वो उस स्तर पे नहीं होगा, आप उनको पढ़ना नहीं सिखा पाओगे रेडियो में आप, है ना। तो इस वजह से जो मुख्य एजेंसी एजुकेशन की इन ऑप्शंस में से हमें न्यूज़पेपर दिख रहा है, जो कि अखबार है। नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज, यानी कि जिंदगी भर की शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जो आपकी उम्र भर तक चले, यानी कि उसके कोई लाइफ जब तक आप जिंदा हो तब तक हो, उस एजुकेशन का क्या नाम होता है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड है स्कूल एजुकेशन, फोर्थ है डिस्टेंस एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन एक तरह की एजुकेशन होती है जहाँ पर बच्चे या फिर कह सकते हैं बच्चे अपने स्कूल या कॉलेजेस में एजुकेशन एक व्यवस्था स्थापित की जाती है जहाँ पे एजुकेशन देने के लिए, वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, वो एजुकेशन होती है जहाँ पर आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन इन सेंस की सिर्फ हमारी किताबी ज्ञान से रिलेटेड नहीं होता, एजुकेशन हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी कह सकते हैं। अगर हम कहीं पे हम कहीं जा रहे हैं और हमें कुछ पता चलता है, तो वो भी एक एजुकेशन का रोल हमारे लिए काम करता है ना। तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। और जो ये एजुकेशन जो होती है वो ज़िंदगी भर चलती है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर इस टाइप की एजुकेशन को ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी पैटर्निफिक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सेट ऑफ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। स्कूल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है, जो जिंदगी भर नहीं चलता, वो आपके स्कूल लेवल पे ही खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो बच्चे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में जाके एजुकेशन नहीं ले पाते, वो अपने घर पे जाके पढ़ाई करते हैं ना, तो वो होता है डिस्टेंस एजुकेशन। तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम एजुकेशन की बात हो रही थी वो हमें इनफॉर्मल एजुकेशन में दिखता है, जो हम कभी भी किसी भी उम्र में ले सकते हैं किसी भी जगह, तो वो है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि द फर्स्ट आइडियलिस्ट फिलोसफर वाज, यानी कि पहले आदर्शवादी फिलोसफर कौन थे, यानी कि दार्शनिक कौन थे। तो यहाँ पे है पहला सॉक्रेट, सेकंड है प्लूटो, थर्ड है अरिस्टो और फोर्थ है कैंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो फर्स्ट दार्शनिक फिलोसफर हैं, आदर्शवादी फिलोसफर है, आइडियलिस्टिक हैं, वो है सुकरात, जिनको सॉक्रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा हुआ है कि वो रिकमेंडेड द डिलिंकिंग ऑफ सर्विसेज डिग्री, यानी कि इसने बोला हुआ है कि आखिर कौन सी ऐसी एजुकेशन कमीशन आया था, उसने ये कहा कि जो आप बच्चों की शिक्षा को उनकी नौकरी सर्विस से अलग कीजिए। ये इस बात की रिकमेंडेशन किसने की थी, ये पूछा हुआ है। फर्स्ट है कोठारी कमीशन 1964 टू 1966, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, थर्ड है आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1992 और फोर्थ है यशपाल कमेटी 1992। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसने ये बोला कि आप जो बच्चों की डिग्रियां है ना, उनको उनकी एजुकेशन उनकी जो सर्विस जो होती है उनसे अलग कीजिए। बट एक्सेप्शन ये होता है उसमें हुआ कि कुछ ऐसी डिग्रियां होती है जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया और टीचिंग प्रोफेशन हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते सर्विस को। बट जो हमारी बाकी सब डिग्रियां हैं, यानी कि सोशल फील्ड्स की डिग्रियां, उनको हम कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से ये सब इसमें रिकमेंडेशंस आई थी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है कि इट इज नॉट एन इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि इनमें से कौन सा समाजीकरण का एक मुख्य कारक नहीं होता है। तो देखिए पहली बार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर जो बच्चा होता है, इंसान होता है, वो अपने समाज से घुलने मिलने की प्रक्रिया को सीखता है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि एक बच्चा के उसमें किस चीज़ की भूमिका नहीं की बात पूछ रहे हैं, यानी कि समाजीकरण में क्या कौन भूमिका नहीं निभाएगा। पहला है फैमिली यानी कि परिवार, दूसरा है नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस, थर्ड है पीयर ग्रुप यानी कि जो आपके दोस्त जितने भी होते हैं उनकी बात हो रही है, फोर्थ है न्यूज़पेपर। तो देखिए एक समाजीकरण में परिवार का तो सबसे पहले प्राथमिक रोल होता है, नेबरहुड का सेकंड प्राथमिक रोल होता है, पीयर ग्रुप का कहीं ना कहीं वो भी सेकंड ग्रुप रोल होता है। बट ये न्यूज़पेपर है वो समाजीकरण का आपका भूमिका नहीं निभाएगा, क्योंकि आप बच्चे जो होते हैं वो एकदम से न्यूज़पेपर में तो आएंगे नहीं पढ़ने के लिए, है ना। तो समाजीकरण तो कैसी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे समाज से मिलना घुलना है। खाली न्यूज़पेपर न्यूज लेके इन्फॉर्मेशन लेके कुछ डेवलपमेंट नहीं होती है। इस वजह से ऑप्शन जो फोर्थ है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज द कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, जो हमारे देश में विभिन्न तरह के संस्कृतियाँ होती हैं, डाइवर्सिटीज़ होती हैं, जो हमारी लैंग्वेजेस हो गए, उसके हिसाब से अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये इन सब में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि दिक्कत क्रिएट करता है। तो फर्स्ट है रिलीजियस टेंशन, यानी कि जो आप धार्मिक जो लोगों में धर्म के आधार पर जो मतभेद हो जाते हैं या फिर उसकी वजह से टेंशन हो जाती है, राइट, उसकी बात हो रही है। सेकेंड है रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रीयवाद। थर्ड है अर्बनिज्म यानी कि अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे रीजनलिज्म तो नहीं होगा, क्षेत्रीयवाद नहीं होता, क्योंकि वो तो हमारे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से है ना। अर्बनाइजेशन में नहीं होगा, आधुनिक हमारा शहरीकरण उसमें कोई रोल नहीं होता। बट अगर रोल हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन में तो एक्चुअली डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं और अपने साथ एक साथ रहते हैं, है ना, तो वो तो एक्चुअली कल्चर डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। बट रिलीजियस टेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे धर्म के आधार पर लोगों में मतभेद होता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे जो संस्कृति है, जो विभिन्नताएं हमारे देश में है, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है रिलीजियस टेंशन वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज परफॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी, यानी कि जो महात्मा गांधी के ने कौन से ऐसे एक सिस्टम को परफॉर्म यानी कि बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट है मैन मेकिंग एजुकेशन, ठीक, राइट, यानी कि जो इंसानों के द्वारा एजुकेशन, मैन मेकिंग एजुकेशन। सेकेंड है सर्वोदय एजुकेशन। थर्ड है बेसिक एजुकेशन
और फोर्थ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है बेसिक एजुकेशन, वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक एजुकेशन के अंदर जो ये बात बोली गई थी कि जो आपकी शिक्षा जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशन है उसको जोड़ के उसको चलना चाहिए। ज्ञान और काम दोनों को साथ में नॉलेज और जो आपका वर्क है वो अलग नहीं होना है। और ये बात महात्मा गांधी ने बहुत बाकायदा बेसिक एजुकेशन में बताई हुई है। इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि वो इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र के फादर कौन है? पहला है प्लूटो, सेकंड है अरिस्तु, थर्ड है कोमेट और फोर्थ है जॉर्ज पाइनी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड कॉमेट सही हो जाता है, क्योंकि वही फादर ऑफ सोशोलॉजी कहे जाते हैं, समाज शास्त्र के पिता कह सकते हैं, जनक कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ करिकुलम क्या है, यानी कि जो आपका जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यक्रम होता है, उसके अंदर उसके तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्या एक बना के रूपरेखा उसको बना के रखता है। पहला है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य, सेकंड है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, थर्ड है टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि आपके बच्चों को पढ़ाना कैसा है, शिक्षण पद्धति, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे पहले बात ऑब्जेक्टिव जो होता है, यानी कि एक अगर हम करिकुलम बना रहे तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है ना। वरना उसके अगर हम उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, हमें उसको किस तरीके से हमको क्या पढ़ाना है उसको, वो इंपॉर्टेंट है, उसका मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव। इवैल्यूएशन तो होगा ही, क्योंकि अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उसने कितना सीखा है तो ये नहीं पता चलेगा। थर्ड है टीचिंग स्ट्रेटेजीज, अगर हमें पद्धतियाँ नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजीज नहीं पता होगी कि क्वेश्चन आंसर मेथड करके पढ़ाना है कि लेक्चर मेथड करके पढ़ाना है या फिर हमें प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों ही चीज़ मिलके एक करिकुलम पाठ्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं प्रगतिवाद से कैसे प्रगति नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। पहली बात देखो, पहला ऑप्शन है प्लूटो, सेकंड है जॉन डीवी, थर्ड है रूसो और फोर्थ है अरिस्तु। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखो नेगेटिव एजुकेशन में क्या बोला जाता है, देखो पॉजिटिव एजुकेशन क्या होती है। पहली बात, अगर दोनों चीज़ों को समझना है इतना समझो, नेगेटिव एजुकेशन जो हमारी जो नॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है उसका अपोजिट होता है कि आपको बच्चों को स्कूल में एजुकेशन नहीं देनी, आपको उसको नीचे से रिलेट करके पढ़ाना है। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जितने भी आप बच्चों को जो ये एजुकेशन देते हो ना, वो आपको ट्रेडिशनल वे में से नहीं देना है, बल्कि आपको उसे ऐसा करना है कि जितने बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, 5 से लेकर 12 साल तक नहीं हो जाते, तब तक आपको उन्हें नेचर के थ्रू, यानी कि एजुकेशन ऐसे प्रकृति में देनी है, और ताकि वो उसी में घुल मिल के अपने आप को एक नेचुरल प्राणी की तरीके से डेवलप करे। और ये कहीं ना कहीं रूसो के द्वारा कहा गया था, क्योंकि उन्होंने प्रगतिवाद की इस बात को बताया है, और ये फ्रांस में इस बात आई है। तो ये जो हमारा जो नेगेटिव एजुकेशन है उसमें ये बात बोली कि आपको ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ाना है, आपको जो बच्चे की जो समझ है उसकी उम्र के हिसाब से आपको ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड आर डिस्क्राइब इन स्कूल रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पे आप किसी स्कूल रिकॉर्ड, जो हम स्कूल रिकॉर्ड में बताते हैं। तो पहला है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, सेकंड है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, थर्ड है मैनेजमेंट रिकॉर्ड और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या होगा। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर स्कूल रिकॉर्ड होते क्या है। दरअसल स्कूल रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जो बच्चों की प्रोग्रेस हो रही है, उनकी हेल्थ क्या है, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी अटेंडेंस और मार्क्स क्या ऑब्टेन करें, ताकि हम लोग उनको एवेल्यूट कर सके कि उनकी आगे प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची। तो ये सब क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने स्कूल रिकॉर्ड के अंदर आएगा, और ये सब हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के अंतर्गत करते हैं, जहाँ पे बच्चे की हेल्थ, टेस्ट और जितनी भी सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 14 है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है कि सोशल इंस्टीट्यूशन है कि समाज का एक मुख्य अंग क्या होगा, सामाजिक संस्था का मुख्य अंग क्या होगा। पहला है कॉन्क्रीट, यानी कि मूर्त, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त, और थर्ड है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह,
और फोर्थ है अन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल एक सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सामाजिक संस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं एक लोगों के जरिए एक इकट्ठा चीज पे होती है। कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन तो किसी तरह की कोई चीज होती है, बट ग्रुप ऑफ पीपल जब आ जाते हैं सामाजिक संस्था के रूप में काम करते हैं, जो बच्चे के एक कह सकते हैं कि सामाजिक चीज के लिए एक जिम्मेदार होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है कि वो सेट कल्चर चेंज इज अ सोशल चेंज। मतलब क्या पूछा, बोला हुआ है कि जो समाज का जो एक संस्कृति में बदलाव होता है वो एक सोशल चेंज होता है, यानी कि सामाजिक बदलाव होता है। जो संस्कृति में जब बदलाव होगा वो समाज में बदलाव होगा। तो इसका आंसर है डी, डॉसन एंड घाटी। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी संस्कृति में बदलाव है वो समाज में बदलाव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि वो एम्फसाइज्ड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, यानी कि जो सत्य की पहचान होती है, ब्यूटी एंड गुडनेस एज द एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि सत्य, सौंदर्य और अच्छाई, ये तीनों ही मिलकर एजुकेशन की मुख्य भूमिका के रूप में उसका रोल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आइडियलिस्टिक, जो आदर्शवाद की बात होती है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बातें इसी में बोली गई है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि वो इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद से क्या चीज़ संबंधित नहीं है। तो देखिए प्रयोजनवाद ये होता है कि आप किस तरह से हम इस दर्शन के अनुसार ये होता है कि हमारी जो जितनी भी चीज़ें होती है वो ये बदलाव में बिलीव करता है कि आपको क्या करना है, रूढ़ी वाली चीज़ों को नहीं मानना है, बल्कि आपको एक ऐसी सोच ऐसी चीज़ अपनानी है जो बदलाव में बिलीव करता हो, जो चेंजेस में बिलीव करता हो एजुकेशन में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है प्रपोजिंग एजुकेशन, यानी कि किसी उसका कुछ उद्देश्य हो शिक्षा का। सेकंड है एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन, यानी कि आप उस कैसे एजुकेशन लो, अनुभव के जरिए लो। थर्ड है फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि आपको स्वतंत्रता मिले आपकी शिक्षा में। फोर्थ है एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आप खुद के अस्तित्व के बारे में रियलाइजेशन, यानी कि ये जानो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहली बात मैंने आपको बताया कि प्रयोजनवादी प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, कि यहाँ पे चीज़ों में बदलाव की बात करते हैं, रूढ़िवादिता को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली आपकी इस एजुकेशन का कोई ना कोई पर्पज होता है, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक बदलाव का पर्पज है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड भी सही है क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो रहा है, फ्रीडम भी इसमें कहीं ना कहीं मिल रही है हमें, जो हम बदलाव ला रहे हैं सोच में उसके जरिए। ठीक है, रूढ़िवादी चीज़ों को या फिर और भी चीज़ों को हम देख सकते हैं। बट जब फोर्थ बोल रहे हैं ना एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने खुद के अस्तित्व के बारे में रियलाइजेशन करो, तो ये अस्तित्ववाद के अंदर आ जाता है, एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर आ जाता है। इस वजह से ये फोर्थ जो है ये करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है कि लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज टेक्निकली नोन एज, यानी कि जो आप जो प्रोजेक्ट मेथड की थ्रू यूज करते हो उसे क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट है इंसिडेंशियल लर्निंग, सेकंड है एफिशिएंट लर्निंग, थर्ड है सिस्टमैटिक लर्निंग और फोर्थ है एडिक्वेट लर्निंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इंसिडेंटल लर्निंग यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है कि फिलोसफी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि जो फिलोसफी शब्द होता है वो किस शब्द से बना हुआ है। पहला है ग्रीक वर्ड फिलियो, सेकंड है लैटिन वर्ड फिलियो, थर्ड है अमेरिकन वर्ड फिलियो और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रीक वर्ड फिलियो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वही जो शब्द है वो फिलोसफी वर्ड के लिए ड्राइव किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है कि फिलोसफी वेराइज फ्रॉम, यानी कि फिलोसफी किस किस चीज़ से, दर्शन किस किस चीज़ से बदलती है। पहला है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दर्शन जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में अलग अलग काम करता है। सेकंड है प्लेस टू प्लेस, जगह के हिसाब से बदलता है। थर्ड है टाइम टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार इसमें बदलाव आता है। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाता है, जो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही फिलोसफी दर्शन में कहीं ना कहीं ये बदलाव के रूप में हमें देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि वो इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ सांख्य फिलोसफी, यानी कि सांख्य फिलोसफी के लेखक कौन है। तो पहला है संख्या चंद्र, सेकंड है चंद्र सांख्या, थर्ड है साग कपिल और फोर्थ है मनोहर वर्मा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है साग कपिल, वो करेक्ट हो जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है कि विच फिलोसफी इज नोन एज ज्ञान मार्ग, यानी ज्ञान मार्ग की बात किस में कही जाती है। तो फर्स्ट है सांख्य फिलोसफी, सेकंड है वेदांत फिलोसफी, थर्ड है वेद फिलोसफी और फोर्थ है शास्त्र फिलोसफी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सांख्य फिलोसफी वो करेक्ट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हुआ है कि एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि एक ऐसी शिक्षा जो हम एक संस्था में नहीं देते हैं, नॉन फॉर्मल में कहीं भी जो शिक्षा हमें मिल सकती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? पहला है फैमिली, सेकेंड है स्कूल, थर्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फोर्थ है कॉलेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में फर्स्ट जो है फैमिली करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए फैमिली जो होती है वो एक कोई संस्था नहीं है, कोई जरिया नहीं है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे घर होता है, तो हमें एजुकेशन हमें किसी से मिल सकती है, मदर से मिल सकती है, फादर से मिल सकती है, हमारी खुद की ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकती है, राइट, या फिर हमारे ब्रदर एंड सिस्टर से मिल सकती है। तो ये ऐसी एजुकेशन होती है जो आप कहीं से आप फैमिली में आप ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है जो किसी भी एक इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, कि स्ट्रक्चर में नहीं मिलती। जबकि जो स्कूल जो होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का भूमिका निभाते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा हुआ है कि वो प्रमोटेड लाइफ सेंटर एजुकेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किसने जो हमारी जो लाइफ सेंटर यानी कि हमारे जीवन को मुख्य रख के एजुकेशन को प्रमोट किया, यानी कि आपकी इसमें क्या बोला हुआ है कि आपकी जो शिक्षा जो होगी वो मुख्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद जी ने कहा, सेकंड है जॉन डीवी, थर्ड है ऑरबिंदो और फोर्थ है टैगोर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो। दरअसल यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, जो है जॉन डीवी। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला हुआ है कि रामाकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, यानी कि रामाकृष्ण जो मिशन है वो किसने फाउंड किया था। तो पहला है स्वामी दयानंद, सेकंड है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है राजा राम मोहन रॉय और फोर्थ है गुरु। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ये दरअसल ये जो रामाकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय था वो था हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुआ था। 1897 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अंतर्गत वेदांता फिलॉसफी के अंतर्गत शिक्षा की बात की गई थी, जो इस चीज़ में बात की गई है। तो इस वजह से ऑप्शन में जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा हुआ है कि द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा मीन्स, यानी जो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा है उसका मतलब क्या होता है। पहला है सच्चाई, ट्रुथ, सेकंड है एक्ट और डेट, यानी कि सेकंड थर्ड है यूटिलिटी और फोर्थ है ब्यूटी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा जो सेकंड है एक्ट और डेट करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हुआ है कि द साइंस ऑफ वैल्यू इज नोन एज, यानी कि जो विज्ञान का जो मूल्य है उसे क्या कहते हैं। पहला है एक्जियोलॉजी, सेकंड है कॉस्मोलॉजी, थर्ड है सोशियोलॉजी और फोर्थ है नॉनोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो एक्जियोलॉजी होता है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सियोलॉजी एक ऐसी के अंदर हम स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, कि आंतरिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और साइंस ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जो कॉस्मोलॉजी होती है उसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स करते हैं, जो यानी कि जो हम अंतरिक्ष की जो ज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के अंदर हम मानव व्यवहार को पढ़ते हैं। इस वजह से जो साइंस ऑफ वैल्यू है उसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम वैल्यूज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं, स्टेट ऑफ आंतरिक चीज़ें जो होती हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है कि जॉन डीवी वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच आइडिया, यानी कि जॉन डीवी ने कौन सी आइडिया के बारे में बताया था। ठीक है, फर्स्ट है रियलिज्म, सेकंड है प्रैग्मेटिज्म, थर्ड है आइडियलिज्म और फोर्थ है नेचुरलिज्म। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा हुआ है कि वो सेड, किसने ये कहा कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि एक जो एजुकेशन होती है वो इंसान की मस्तिष्क का और शरीर का अंग क्रिएट करती है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरिस्टो, सेकंड है रूसो और थर्ड है डोई और फोर्थ है प्लूटो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है अरिस्टो वो ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया था। पहला है जॉन डीवी, सेकेंड है मॉन्टेसरी, थर्ड है प्लूटो और फोर्थ है फोरवेल। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉन डीवी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया था।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि नेगेटिव एजुकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो नेगेटिव एजुकेशन एक्चुअली वो एजुकेशन होती है जहाँ पे ट्रेडिशन की से हटकर हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाई के हो रहे हैं उसमें नहीं, उसकी बात नहीं कही गई थी। उसमें ये बोला गया था कि जो नेगेटिव एजुकेशन के अंदर आप क्या करो, प्रगति से जोड़ के देखिए, जो बच्चे का जो विकास होगा आप उसे नेचर में छोड़ दीजिए, वो खुद ही अपने आप को डेवलप करेगा, एक्वायर करेगा चीज़ों को, आप फोर्सफुली उस पर चीज़ें थोपिए मत, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो विचार था वो रूसो ने, जो प्रगतिवाद के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच वो फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज द टर्म कल्चरल डिफ्यूजन, यानी कि इनमें से किसने कल्चर, एक सभ्यता के जो विचार विश्वास की बात की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा की बात की गई है कल्चर डिफ्यूजन की, यानी कि जो हमारी सभ्यता में जो मिलावट, जो कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे जो कल्चर होते हैं उसमें जो जो कल्चर डिफ्यूजन ये होता है कि जब डिफरेंट एक कल्चर की चीज़ है, जैसे कि हम मान लीजिए हम इंडिया के हैं तो हमारी कल्चर की चीज़ जब दूसरे कंट्री के लोग अडॉप्ट करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, कल्चर डिफ्यूजन होता है। या फिर हम जब वेस्टर्नाइजेशन को अपने खुद के कल्चर में को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं ना, तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन, यानी कि उसका मिलना, तो वो होता है कल्चरल डिफ्यूजन, संस्कृति का मिलना, डिफ्यूजन। तो ये किसने दिया था, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है क्रोबेर, वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही दिया था। बाकी ऑर्बन, रूजो और मॉन्टेसरी इन्होंने नहीं दिया था, इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा होती है सबसे ज़्यादा किसका एक वकालत करती है, एडवोकेट करती है। तो पहला है प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद। तो देखिए प्रयोजनवाद तो होगा नहीं, कि प्रयोजनवाद में सीधा एक रूढ़िवादी चीज़ों को नकारा है। आइडियलिस्ट आदर्शवाद, और रियलिज्म, तो रियलिज्म भी नहीं होगा। तो यहाँ और नेचुरलिज्म प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद ने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरीके से नहीं माना है। खाली जो आइडियलिस्टिक थे उन्होंने धार्मिक शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण जोर दिया था, इस वजह से ऑप्शन जो सेकंड है आइडियलिस्ट वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला हुआ है कि एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी जो होती है वो किस चीज़ की में डील करती है। पहला है नॉलेज, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है लर्निंग और फोर्थ है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में जो फर्स्ट है नॉलेज यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो इसी में कहीं ना कहीं डील करती है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा हुआ है कि एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, यानी कि जो शिक्षा होती है वो हम कब प्री प्लान नहीं करते, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें शिक्षा को हमें प्री प्लान नहीं करना। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि हम स्कूलों में शिक्षा पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम खुद की एक प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसमें हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इनफॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है स्कूल, तो स्कूल में तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि स्कूल में तो देखिए आपको पढ़ाना है तो आपको खुद से पहले लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे उस तरीके से। थर्ड है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो हम इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस में देते हैं एजुकेशन, वो फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जहाँ पर आप कहीं भी इस टाइप की एजुकेशन को ले सकते हैं, इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला हुआ है कि द वर्ड सेकुलरिज्म इज ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड, यानी कि जो सेकुलरिज्म शब्द है वो कौन से शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है, जो है सेकुलम। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज, यानी कि ऐसे कौन सी जगह होती है जहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। फर्स्ट है फैमिली, सेकंड है स्कूल, थर्ड है यूनिवर्सिटीज और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि फैमिली जो होती है वो हमें एक इंस्टीट्यूट, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता जब पढ़ाने के लिए, बल्कि फॉर्मल एजुकेशन तो ऐसी होती है जहाँ पे हमें क्या कह सकते हैं कि कोई संस्था होती है, कोई सेट ऑफ बिल्डिंग होती है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। स्कूल यूनिवर्सिटी में ये चीज़ होती है, बट जो फैमिली में होती है वो हम इनफॉर्मल तरीके से चीज़ों को ग्रहण करते हैं अपनी फैमिली के मेम्बर्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला हुआ है कि प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ इज द मेन एम ऑफ, यानी कि एक बच्चे को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करना कौन से दर्शन के अंदर आता है, यानी कि ये जो नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है रियलिज्म, वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही हमारे जो बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन से तैयार करने के लिए तैयार करता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला हुआ है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन, है कि जो एजुकेशन जो शब्द है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। पहला है एडुकेट, सेकंड है एडुकेयर,
थर्ड है इवॉल्व और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एडुकेयर वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एडुकेशन सब एडुकेयर से सबसे निकल के बना हुआ है। तो ये आज की हमारे थे 40 क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही।